रशमत अली, एमफिल फिजिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स, गाजीपुर गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, फिजिक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 11, एफएससी फिजिक्स फर्स्ट पार्ट। तो आज के लेक्चर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बुनियादी तौर पे ये जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनामिक्स है। कंजर्वेशन से मुराद है कि एनर्जी की एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बदलना, लेकिन टोटल एनर्जी का कांस्टेंट रहना। तो इसकी स्टेटमेंट है, इन एनी थर्मोडायनामिकल प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट इन्वॉल्व है, व्हेन हीट Q इज एडेड टू ए सिस्टम, this energy यानी heat energy appears as an increase in internal energy stored in the system plus the work done by the system on its surrounding। यानी अगर आप सपोज कर लें कोई कंटेनर है, कोई सिस्टम है, आप समझ लें रोटी पकाने वाला तवा क्यों नहीं है, तो जब उसको हम हीट देते हैं, Q अमाउंट ऑफ हीट, तो उससे क्या होगा, पहले तो उस बॉडी ने हीट अप होना है, तो मीन्स उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर उससे आप कोई वर्क ले सकते हो। तो यही स्टेटमेंट है इसकी कि जब हम किसी सिस्टम में हीट अप्लाई करते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है और इसके साथ सिस्टम का वर्क होता है ऑन द सराउंडिंग। इस शक्ल में भी हम लिख सकते हैं डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। इसमें Q जो ना नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी और डेल्टा W नेट वर्क डन। तो इसके कुछ कन्वेंशंस हैं, हम इस बॉक्स के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक सिस्टम, बकिया इसके इर्द गिर्द सराउंडिंग। ये आरो बता रहा है कि हीट इंटर हो रही है सिस्टम में, तो फिर इसका डेल्टा Q जो होगा वो प्लस पॉजिटिव होगा, यानी हीट इंक्रीज हो जाएगी साइन कन्वेंशन में। तो जब हीट सिस्टम में से एक्सट्रैक्ट हो रही है, लीव कर रही है, तो फिर उसका हीट डिक्रीज हो जाएगी, दूसरे लफ्ज में डेल्टा Q नेगेटिव होगा। इस तरह जब हम वर्क सिस्टम पे कर रहे हैं, यानी अपनी एनर्जी उसको दे रहे हैं, तो फिर हमारे लिहाज से वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा, यानी हमने उस पर ऊपर काम किया। और अगर सिस्टम हमें वर्क करके दे रहा है तो फिर डेल्टा W जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी सिस्टम ने हमें वर्क किया, हमारी एनर्जी इंक्रीज हुई। इसी तरह अगर सपोज कर लें सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा हो, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के दोनों तरीके हो सकते हैं, वर्क के जरिए मैकेनिकल वर्क करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, या फिर हीट के जरिए, तो तब डेल्टा U जो है ना वो पॉजिटिव होगा। डेल्टा U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और अगर सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, वो कूल डाउन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है या नेगेटिव हो जाएगी। दो छोटी सी एग्जांपल है इस लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। एक बाइसिकल पंप हम देख लें, तो इस पंप के हवाले से अगर हम देखें, ये हैंडल है इसका, ये इसके अंदर पिस्टन, ये ट्यूब है, ये सिलेंडर है। इसके आउटलेट पे हम इस तरह करते हैं कि बाई मेटालिक वायर्स लेते हैं और उनका जंक्शन बनाते हैं, और उन वायर के दूसरा जंक्शन जो है वो ओपन एयर में छोड़ देते हैं। ये एक मिली वोल्ट मीटर लगा दिया, मिली वोल्ट मीटर बेसिकली इसके वोल्टेज मेजर करेगा। तो कॉपर की वायर और जिंक की वायर ये बन जाएगा थर्मोकपल। तो जब इस पंप को रैपिडली मूव किया जाता है अंदर की तरफ, तो एयर जो है पुश होती है, तो पुश होने से क्या होगा, ये इसका पाइप पंप जो है ना वो हीट अप हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे हम देखते हैं कि वर्क जो किया गया वो इसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे हीट तो सप्लाई की नहीं,
हम देखते हैं कि वो इंटरनल एनर्जी कहाँ से, बेसिकली किसी लॉ से आई, यानी इस केस में डेल्टा क्यू 0, तो जो हम वर्क करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी में। When we pump on the handle rapidly, it becomes hot due to mechanical work done on the gas. तो raising thereby its internal energy और इसकी internal energy increase हो जाएगी। The raise in internal energy can be demonstrated by the thermocouple. अब हम देखते हैं कि ये जो सिरा है वो वाकई उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुआ या नहीं। बुनियादी तौर पर थर्मोकपल बाईमेटालिक वायर है, तो उसके दोनों जंक्शन इनिशियली सेम टेम्परेचर पे होते हैं और इस वोल्ट मीटर में कोई रीडिंग नहीं होती। तो जैसे हम इस पंपिंग एक्शन स्टार्ट किया तो ये हिस्सा हीट अप हो जाएगा, टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इधर ऑलरेडी लो है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर डिफरेंस आ गया? मिली वोल्ट मीटर के अंदर रीडिंग डिस्प्ले होंगी और ये साबित करेगा कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। दूसरे लफ्जों में हम ये कहेंगे कि इसका ये सिरा हीट अप हो गया और वो हीट कहाँ से आई? हमने एक्सटर्नल हीट तो सप्लाई नहीं की, डेल्टा क्यू तो 0 है, नो हीट इज सप्लाइड और रिजेक्टेड। तो फर्स्ट लॉ से डेल्टा क्यू इक्वल डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, तो ये अगर 0 हो गया, डेल्टा यू को इस तरफ ले चलें तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा डब्ल्यू, यानी इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीज्ड एट द कॉस्ट ऑफ द वर्क, यानी जो हमने बाहर से वर्क किया उसको पंप को मूव करने में वो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आ गई। अच्छा, दूसरी एग्जांपल इसमें ह्यूमन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बेसिकली एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का सम अप। एनाबॉलिज्म कोई चीजें बनाना और कैटाबॉलिज्म तोड़ना, यानी जिस्म के अंदर, इंसानी जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ जो है उसको ह्यूमन मेटाबॉलिज्म कहते हैं बायोलॉजिकली। Human beings and other animals do work when they walk, move, run. तो वर्क जो करना है तो उसके लिए इंटरनल एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू वर्क एंड फॉर ग्रोथ। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस इज मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, यानी हीट एनर्जी अगर सपोज करें फूड में है तो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये इस काबिल बनाना कि वो बॉडी मैकेनिकल वर्क कर सके, तो उस प्रोसेस को फिजिक्स के लिहाज से मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये आपके पास रिलेशन है फर्स्ट लॉ का। हमें फूड से सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी मिली, तो उस एनर्जी से हमने वर्क किया और उसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। एनर्जी डेल्टा क्यू इज प्रोवाइडेड बाय द फूड वी ईट, वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू डिक्रीजेस द इंटरनल एनर्जी, जिससे बॉडी के अंदरूनी एनर्जी जो ना डिक्रीज हो जाती है। ये दो एग्जांपल थी फर्स्ट लॉ के लिए। एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो 4 एग्जांपल्स, 4 एप्लीकेशंस हैं इस फर्स्ट लॉ के लिहाज से। उनको हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस बेसिकली एक्टिविटी है, किसी भी काम करने के लिए जो स्टेप्स उठाए जाते हैं तरतीब के साथ, ऑर्डर के साथ, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। ए सीरीज ऑफ स्टेप्स टेकन फॉर एन एक्टिविटी। सपोज करो चाय बनानी है तो उसका एक प्रोसेस है, बर्तन लेने, दूध लेना है, चाय लेनी है, मुख्तलिफ चीज़ें, तो एक प्रोसेस के जरिए उसको करता है। तो बेसिकली ये 4 प्रोसेस हैं, एक आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके साथ साथ लिखा गया है कि आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो, ऐसा प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे हो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे और कांस्टेंट हीट पे हो, उसको हम प्रोसेस कहते हैं। 2 प्रोसेस इसमें हमने डिटेल में स्टडी करने इस चैप्टर में, एक आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक, और 2 प्रोसेस की एप्लीकेशन स्टडी करनी है। नेक्स्ट आर्टिकल जो आएगा उसमें 2 प्रोसेस वो इस्तेमाल होंगे। लिहाजा सबसे पहले हम देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। प्रोसेस दैट इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर वेरी ना करें तो उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, यानी टी कांस्टेंट, दूसरे लफ्ज़ों में डेल्टा यू डेल्टा टी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो फर्ज कर लें, इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक सिलेंडर, उसके अंदर आइडियल गैस है, इनिशियल वॉल्यूम उसका V1, प्रेशर उसका P1 है।
और सपोज कर लें वो गैस जो है ना वो एक्सपैंड होती है स्लोली स्लोली, उसको हम एक्सपैंड करते हैं, कोई हीट सप्लाई नहीं की गई, स्लोली इसको एक्सपैंड करते हैं या इसको कंट्रैक्ट करते हैं। तो न्यू वॉल्यूम जो V2 और प्रेशर P2 बन जाएगा। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर हम अप्लाई कर सकते हैं बॉयल्स लॉ। तो इस सिलेंडर के लिए जो इसकी कंडीशन होगी P1 V1 इक्वल टू P2 V2, उनका प्रोडक्ट जो होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करें इनिशियल वॉल्यूम कम है और इनिशियल प्रेशर ज़्यादा है, तो सर्टेन स्टेज के बाद उसका वॉल्यूम V2 हो गया, वो बढ़ गया, यानी गैस एक्सपेंड हो गया और ऑटोमेटिकली प्रेशर डिक्रीज हो गया। अगर इनके इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मिलाएं तो इस तरह की एक कर्व बनती है। इस कर्व को हम कहते हैं आइसोथर्म। इस कर्व को क्या कहते हैं? आइसोथर्म। इन केस ऑफ आइडियल गैस, जब आइडियल गैस है तो आइडियल गैस में हमने पढ़ा था कि वो मॉलिक्यूल एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते मास वाई जब वो कोलिजन करते हैं। जब फोर्स एक्सर्ट नहीं करते तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी सिर्फ बाकी काइनेटिक एनर्जी मत बचेगी। तो काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे है, तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली, सो डेल्टा यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और वो कांस्टेंट हो गया तो ऑटोमेटिकली डेल्टा यू भी कांस्टेंट हो गया। यानी आइसोथर्मल में हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि अगर डेल्टा T जीरो है तो डेल्टा यू जो है ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। तो ये हम अगर फर्स्ट लॉ में अप्लाई करें तो Q इज इक्वल टू W, यानी इसमें ऐसा सिस्टम है आइसोथर्मल में कि जब कोई हीट अप्लाई की जाती है, सप्लाई की जाती है, तो उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी बल्कि वो डायरेक्टली वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। If the gas expands, it does external work. So when heat Q is supplied to a gas to produce the isothermal change, work is done by the system. तो उसमें सिर्फ वर्क ही होगा। तो इसके एग्जांपल क्या है? एक्सपेंशन या कंप्रेशन हो, अगर स्लोली हो तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जा सकता है और स्लोली प्रोसेस में वर्क डन जो वो हीट जो है ना वो बेसिकली उसकी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, द कर्व रिप्रेजेंटिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोथर्म। ये हमने इस कर्व को पहले रिप्रेजेंट किया हुआ। हमने कहा था दो प्रोसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। दूसरा आ गया एडियाबैटिक। तो प्रोसेस दैट इज कैरीड आउट एट कांस्टेंट हीट इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी Q कांस्टेंट हो गया, डेल्टा Q इक्वल टू जीरो। तो फर्ज कर लें आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम V1 है और प्रेशर P1, वो वैसे में मौजूद है। When no heat is added to a system, जब उसमें हीट ऐड या लॉस ना करें और गैस एक्सपेंड हो और रैपिडली तेजी से गैस को एक्सपेंड किया जाए या फिर उसको कंप्रेस किया जाए, यानी तेजी से प्रोसेस अगर चल रहा है, तेजी से उसको गैस को एक्सपेंड कर लिया और या उसको कंप्रेस कर दिया, तो फिर इसमें बॉयल्स लॉ तो अप्लाई होगा, लेकिन कंडीशन ये होगी PV रेज़ टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, जबकि गामा जो है ना वो CP ओवर CV इक्वल टू गामा है। CP है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और CV है कांस्टेंट हीट एट कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिहाज से डेल्टा Q जीरो हो गया, ये हम इसमें जिक्र कर गए। तो वर्क डन जो है इक्वल टू डेल्टा U, यानी अगर गैस एक्सपेंड हो रही है तो क्या कर रही है? वर्क कर रही है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। If gas expands and does external work, it is done at the cost of internal work. रोजमर्रा जिंदगी में इसकी बहुत सारी मिसालें। अगर एक टायर ब्रस्ट होता है तो उसमें बड़े तेजी से गैस मॉलिक्यूल निकलते हैं, उसकी हीट कांस्टेंट रहती है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। तो वो ब्रस्ट जो है ना उसकी वो एग्जांपल है इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस को। इसी तरह क्लाउड फॉर्मेशन, बादलों का तेजी से बनना, तेजी से वो बादल बन रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं, तो बेसिकली वो उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट वहां पे कांस्टेंट रहती, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। साउंड वेव्स जब किसी एटमॉस्फेयर में किसी मीडियम में से गुजरता है तो उसमें साउंड वेव्स चूंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, बड़ी तेजी से कंप्रेशन रैरिफिकेशन होती हैं और इतनी तेजी से होती हैं, कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ना चाहिए
और एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होना चाहिए, लेकिन इसमें टेम्परेचर चेंज हो जाता है वाकई, लेकिन हीट चेंज नहीं होती। तो लिहाजा ये आज का लेक्चर एग्जाम का पॉइंट है। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।